नमस्कार, नमस्ते। तो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं नरेंद्र राणावत आज से आप लोगों के साथ वापस हिस्ट्री की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास के बारे में क्या है, इतिहास का बेसिक, उसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर बात कर ली थी। उसके बाद में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया था, थोड़ी बहुत वो जो स्टडी भी करी थी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीजें याद होगी, और यदि याद नहीं है तो गलत बात है, तो प्लीज आप उनको एक बार याद कर लीजिएगा। तो अपन अब आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हालांकि रिवीजन की मुझे वैसे लगता नहीं है कि अभी आवश्यकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई तो हम लोगों ने अभी करी भी नहीं है, ठीक है। पर खैर फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड हम लोग यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं वह है क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी को तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी कि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल, ऋग्वेदिक काल, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड, महाजनपद काल और मौर्य वंश या मौर्य डायनास्टी, मौर्योत्तर काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट, है ना, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसका टाइम पीरियड भी देख लीजिए आप, 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक का है। उसके बाद में गुप्त वंश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 319 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में है। हर्षवर्धन एक शासक था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो टेन्योर है वो आप देख लीजिए, 606 से लेकर 647 एडी तक है। उसके बाद में राजपूत काल या फिर पूर्व मध्य काल या फिर त्रिपक्षीय काल भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड जो है वह है ना 750 से लेकर 1000 एडी के बीच में है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल, सल्तनत एरा, और सल्तनत काल के बाद में पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश या फिर मुगल डायनास्टी। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, तो इसको तो याद होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये तो आप याद हो ही गई होगी। खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को वैसे पता ही है, अब तक तो याद हो ही गया होगा। 3 देशों के अंदर फैली हुई थी मूल रूप से, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के आप देखिए कुछ चित्र दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि शौर्तुगई है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर मुंडी गाक है। तो ये दोनों ही साइड जो है यह आपके अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल है जिनके नाम मतलब वो जो कईयों के लिखे हुए हैं, कईयों के लिखे हुए नहीं है। यह सारे के सारे पाकिस्तान में है, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे क्षेत्र जो है वह इंडिया के अंदर स्थित है। ये देखिए, इसका मेन जो नाम है वह है हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं यह बात आपको अच्छे से पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले उत्खनन जो किया गया था वह हड़प्पा के अंदर किया गया था। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जहां पर सब एक्सकेवेशन किया गया था वह था मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे है ये मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, तो मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि आप लोगों को इस बात पे प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। एक तो यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। सबसे पहली बात तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। फिर यहाँ पे आपको किस बात पे प्राउड होना चाहिए, तो यह एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। सब पूरा का पूरा अर्बन कल्चर था यहाँ पर। और इससे भी ज्यादा यूनिक जो बात है वह है यह कि यह अपने प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी आपको कहीं पर भी दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद में इसके जो इतिहास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने देखा था, है ना, लास्ट क्लास के अंदर कि 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन नामक कोई एक व्यक्ति था, और वो सबसे पहले इसको लाइमलाइट में लेकर आया। 1853 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर पहला सर्वे किया। 1856 के अंदर 2 भाई थे जिनका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। यह दोनों भाई लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे ट्रैक है ना बिछा रहे थे, तब गलती से या एक्सीडेंटली इन लोगों ने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग रेलवे ट्रैक के अंदर किया था। उसके बाद में इन्होंने अंग्रेजों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि साहब वहां पर ऐसी कोई सभ्यता हो सकती है। जब यह जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां पर 2nd नंबर सर्वे किया। उसके बाद में अलेक्जेंडर है ना कनिंघम ने काफी वो जो लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी, एक पूरा का पूरा प्रोसेस किया, और उसके बाद में 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना हुई। इसी कारण से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो उसके बाद में जैसा कि हमने वो बात हुई थी कि साहब फंड की कमी थी, इसलिए ASI ने कोई ज्यादा कार्य किया नहीं। उसके बाद में एक गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड कर्जन, वो है ना पहली बार
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बड़े लेवल पर फंडिंग करता है। और उसके बाद में सर जॉन मार्शल करके एक व्यक्ति थे, उनको एएसआई का हेड बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। और फिर सर जॉन मार्शल ने इंडिया के अंदर रहकर अपने प्रयासों से बहुत सारे मंदिर, फोर्ट्स या जितनी भी ये जो है ना पुराने जमाने की इमारतें थी, इन सबको प्रोटेक्ट किया। और फाइनली 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी नामक व्यक्ति को वहां का एक्सकेवेटर अपॉइंट किया। वो जब वहां पर गए, उन्होंने वहां पर उत्खनन भी किया और उत्खनन करने के बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। उसके आधार पर साहब है ना, उसके बाद में ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी बात कर लेते हैं। 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने वहां पर उत्खनन का कार्य किया। और 1922 के अंदर, ठीक है, उसके बाद में जो मोहनजोदड़ो के अंदर भी उत्खनन का कार्य किया राखाल दास बैनर्जी ने। और 1924 के अंदर फाइनली इन लोगों ने जाकर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की, अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली। ये तो है इसका कुछ है ना बेसिक। इसके कुछ अन्य नाम भी है। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं इसको, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। एक कोई इतिहासकार है जिनका नाम है पिगट, इन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी, कैपिटल, ट्विन कैपिटल्स ऑफ आईवीसी। ये दयाराम साहनी, इनका फोटो है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे राखाल दास बैनर्जी, उनका फोटो है। ये सर जॉन मार्शल है, उनका फोटो है, ठीक है। उसके बाद में इसके विस्तार की बात करते हैं। ये बात तो हो ही गई, 3 कंट्री में फैली हुई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है ना, लार्जेस्ट है। और यह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। यह एक है ना त्रिभुजाकार शेप में है, ट्रायंगुलर शेप है। और यह ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ये कुछ है ना बेसिक बातें। इसका विस्तार कहां कहां पर है, तब हम लोग कहेंगे साहब ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वेस्ट के अंदर सुतकांगेडोर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है, आप देख लीजिए, ठीक है। नॉर्थ के अंदर मांडा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। और साउथ के अंदर दैमाबाद या दाइमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। फिर काल, इसका टाइम पीरियड, तो काल के बारे में अपने इतनी लंबी चौड़ी बात हुई थी। आपको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है आपका टाइम पीरियड वो यही माना जाएगा, क्योंकि यह किसके अनुसार है, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है। हड़प्पा, दयाराम साहनी यहाँ के उत्खनन करता है, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये है ना वर्तमान में शाहीवाल जिला है एक, है ना पंजाब पाकिस्तान के अंदर, वहां पर स्थित है। और इस शाहीवाल का ही पुराना नाम जो था वो मोंटगोमरी था। क्या क्या मिलता है यहां से, यहां से एक R37 नामक कब्रिस्तान मिलता है। इसके अतिरिक्त यहां से एक इक्का गाड़ी मिलती है, टॉय कार्ट जो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक श्रृंगार पेटी का मिलती है, स्वास्तिक का निशान भी मिलता है। और इसके अलावा यहाँ से 12 अन्नागार मिलते हैं। लास्ट क्लास आप याद करिएगा, हम लोगों ने पूरा बना के देखा था 12 अन्नागार कैसे बने हुए हैं। अन्नागार के पास चबूतरे बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म है, जिनका यूज उस जमाने के अंदर वो लोग जो है वो क्रॉप्स को साफ करने के लिए करते थे। प्लस पास में छोटे छोटे बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। तो इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि शायद तक लेबर रेजिडेंस था वो पूरा का पूरा। तो ये सारे यहाँ से आपको मिलते हैं। ये स्वास्थ्य का निशान हो गया। उसके बाद में हम लोग जो बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ तक की पढ़ाई तो हमारे हो गई थी। और उसके बाद की हम लोग अभी आगे जो क्या ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मोहनजोदड़ो के अंदर इसका उत्खनन करता राखाल दास बैनर्जी है। लरकाना जिले में स्थित है, सिंध पाकिस्तान के अंदर। और यह सिंधु नदी के तट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह कहां पर स्थित है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, माउंड ऑफ डेड मैन। मतलब ये 7 लेयर के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा उत्खनन हुआ है। और यहाँ से ऐसे बहुत सारी बॉडीज मिली है, इस कारण से इसका नाम रख दिया गया मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये सिंधी भाषा के, है ना, सिंधी भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं, सिंधी लोग होते हैं, वो बोलते हैं मुइन। मुइन का मतलब होता है मरा हुआ जो, और धड़ो, धड़ो का मतलब होता है टीला, मतलब मरे हुए लोगों का टीला। तो यह है। तो यहां तक तो हमारी पढ़ाई हो रखी थी। इसके बाद में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले जो अपन लोग पढ़ेंगे वह है विशाल स्नानागार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ग्रेट बात। क्या है इसकी विशेषताएं, तो इसको हिंदी के अंदर विशाल स्नानागार और इंग्लिश के अंदर ग्रेट बात बोलते हैं, ठीक है। ये काफी बड़ा है। इसकी आप मतलब साइज देख लीजिए, 39 बाई 23 बाई 8 फीट, अर्थात 39 फीट यह लंबा है,
23 फीट यह चौड़ा है और इसकी डेप्थ जो गहराई है वह 8 फीट है। बहुत ज्यादा होती है 8 फीट, आपको पता है। 6 फीट का मैं हूं, मतलब मेरे जैसा आदमी इसके अंदर आसानी से डूब सकता है यदि मुझे तैरना नहीं आए तो 8 फीट ये गहरा है। इसका मतलब उस जमाने में लोग अच्छे स्विमर भी हुआ करते थे, ठीक है। हालांकि ये जो ग्रेट बात है, विशाल स्नानागार है, इसका प्रयोग, ऐसा हमारा अनुमान है कि उस जमाने के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है इंपोर्टेंट, इसका मतलब यह है कि यह मेंस में भी आ सकता है कि विशाल स्नानागार, उसके बारे में आपको 50 वर्ड लिखने हैं, है ना। तो मतलब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी, एक तो इसकी साइज पता होनी चाहिए, दूसरा इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो है सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है। और सीढ़ियां बनी हुई है, इसके अंदर बिटुमिन्स का है ना लेप है, चारकोल प्लस जिप्सम को मिलाकर इसके अंदर पूरी पॉलिश की गई है ताकि ये पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है। तो पूरी दुनिया के अंदर वाटरप्रूफिंग का ऐसा एग्जाम्पल, यह पहला एग्जाम्पल है, एकमात्र है, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह है इसके, है ना, उत्तर दिशा के अंदर 6 है ना चेंजिंग रूम बने हुए हैं। आप में से सबके स्विमिंग पूल तो देखा हुआ होगा, जब हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो हम लोग वहां पे देखते हैं चेंजिंग रूम होते हैं कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर भी इसके नॉर्थ साइड के अंदर 6 जो है वो चेंजिंग रूम बने हुए हैं और 3 साइड केवल बरामदा है बड़ा सा, ताकि वहां पर लोग यूं है ना बैठते थे, जो भी हवन या फिर पूजा अर्चना की तैयारियां वैयारियां करते थे। फिर यह जो बरामदे हैं, इनके पीछे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे रूम है, तो इससे हमारा अनुमान है कि वहां पर भी कोई न कोई लोग है ना रहते थे। फिर यहाँ से सीढ़ियों के एविडेंस भी मिलते हैं, इससे यह सब सिद्ध होता है कि सीढ़ियां मतलब है ना, वो जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी शायद तक रूम वगैरह रहा होगा और फर्स्ट फ्लोर पर शायद तक पुरोहित वर्ग की या फिर प्रीस्ट वो लोग वहां पे रहते होंगे। फिर वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर एक कुआं भी है एक साइड के अंदर, तो बाद में हम इसके बारे में इसकी है ना फोटो भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। तो एक बार देख लीजिए फटाफट, साइज आपको याद हो गई। उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां हैं, इसमें बिटुमिन्स का लेप है, चारकोल प्लस जिप्सम, ठीक है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है, 6 चेंजिंग रूम्स। 3 तरफ बरामदे हैं, बरामदों के पीछे बहुत सारे रूम वगैरह बने हुए हैं। वाटर सप्लाई के लिए क्या है, यहाँ पर एक कुआं भी है, सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और सर जॉन मार्शल ने कहा है कि यह अपने जमाने की एक आश्चर्यजनक इमारत थी। ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 10th और 12th सेंचुरी तक भी हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल के है ना कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर थे। रोमन एम्पायर वगैरह में थे, लेकिन यहाँ बाकी जगह पे बहुत कम। और जो ये है ना स्विमिंग पूल होते भी थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे साइज के अंदर, जबकि यह उस है ना वो जो उस जमाने के रूप में देखा जाए तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। चलिए उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। यह मेटल की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है पूरी की पूरी। इसका निर्माण है ना लॉस्ट वैक्स टेक्निक से किया गया है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है इसके बारे में भी हम आगे जाकर है ना फोटो देखेंगे कि ये होती है लॉस्ट वैक्स है ना टेक्निक, कि आप किसी भी चीज की, लकड़ी की या मेटल की, एक बार इस प्रकार से कुछ आप बना दो, एक कोई आकृति, उसके बाद में ऊपर से एक छेद होता है और आप उसके अंदर कोई भी मेटल जो होता है उसको गर्म करके उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाकर इसके अंदर आप डाल दो, तो इसके अंदर जो स्पेस होता है तो वो थोड़ी देर बाद में जब ठंडा हो जाएगा या फिर इसको ठंडा करते हैं पानी के अंदर डालकर, तो वो चीज अंदर ही जम जाएगी। उसके बाद में आप इसको खोलो तो अंदर से इस प्रकार से ये देखिए साहब एक सेव निकल गई। इसके बाद में आपको जो भी फिनिशिंग वगैरह करनी है, थोड़ा बहुत घिस घिसा के पूरी फिनिशिंग वगैरह करके आपको इसके ऊपर जैसा भी कलर वलर करना है वैसा ये पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं लॉस्ट वैक्स है ना, वैक्स आपकी टेक्निक। और यह ब्रॉन्ज की बनी हुई है, देख सकते हैं आप। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह नग्न अवस्था में है, ठीक है, और ये खड़ी है और ये जिस है ना पोज में खड़ी है उस हिसाब से लग रहा है कि यह कोई न कोई डांस का फॉर्म है, तो वो डांस करने के लिए प्रिपेयर है। अब इसने एक हाथ के अंदर चूड़ियां पहनी हुई है खूब सारी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक हाथ के अंदर इसकी पूरी पूरी चूड़ियां हैं, जबकि दूसरे हाथ के अंदर मात्र इसने 3 या 4 ऐसी कुछ चूड़ियां पहनी हुई है। गले के अंदर भी इसने कोई है ना छोटा मोटा ऑर्नामेंट पहना हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। यह वर्तमान के अंदर दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। और है ना पाकिस्तान के साथ हमारे वैसे तो कई विवाद है, सैकड़ों विवाद है, उसमें से ये भी एक छोटा मोटा विवाद है। छोटा मोटा विवाद ये है कि क्योंकि यह मिलती मोहनजोदड़ो से, तो पाकिस्तान इसको क्लेम करता है, पाकिस्तान कहता है कि यह हमारी है, ठीक है, जबकि इंडिया इसके ऊपर कोई भी जवाब देता ही नहीं। इंडिया कहता है वैसे तो यार हमारे यहाँ की भी बहुत सारी चीजें थी जो आजादी से पहले तुम्हारे पास रह गई, अब जो भी तुम्हारे पास है वो है ना वो तुम लोग रख लो, जो भी हमारे पास है वो है ना हम लोग रख लेंगे। तो ये भी एक छोटा मोटा विवाद है, ऐसे मैं आपको बता दूं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, कास्टिंग से हुआ है, नग्न अवस्था में है, यह नृत्य की अवस्था में, इसके हाथ में
एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक। यह वह जो है डांसिंग गर्ल है। तो ध्यान रखना, ब्रॉन्ज की कुछ भी याद नहीं आया तो छोटी मोटी चीजें तो आपको याद रह ही जाएगी। यह भी मेंस का टॉपिक है, प्री प्लस मेंस दोनों का ही, ठीक है। तो मेंस में भी आ सकती है। तो आप देखिए यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो चूड़ियां पहनी हुई है। दूसरे हाथ में केवल 2-3 चूड़ियां यहाँ पर है, 1-2 चूड़ी यहाँ पर पहनी हुई है, और गले के अंदर ऑर्नामेंट भी है। तो उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो यह भी एक बेस्ट एग्जांपल है उस जमाने की आर्ट का। यह हमने जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट बाथ की, तो यह ग्रेट बाथ की जो फोटो है आप देख सकते हैं। दोनों डायरेक्शन के अंदर सीढ़ियां हैं, ठीक है। फिर सीढ़ियां ऐसे भी जा रही है कि भी कोई भी, जैसे कोई भी बोना आदमी या बच्चा हो तो वो यहाँ पर जाकर भी बैठ सकता है। चारों तरफ आप देखिए बैठने के लिए स्थान है, ताकि यहाँ पर कर्म कांड, पूजा वगैरह कुछ न कुछ करते थे, रिचुअल्स करते थे। तो हमारा अनुमान है कि इसीलिए इसका वो है ना, ये जो इतनी सारी सीढ़ियां वगैरह है, इतने सारे चेंजिंग रूम वगैरह है, वरना किसी एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार से इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाना उस जमाने के अंदर वैसे कुछ जचता नहीं है, कैसा बनाया होगा किसी एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रीस्ट किंग की, ठीक है, पुरोहित राजा। तो मोहनजोदड़ो से एक स्टेटाइट जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसकी एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, ठीक है। अब इसको पुरोहित तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ध्यान की अवस्था में है, ये मेडिटेशन फॉर्म के अंदर है। इसकी आंखें जो है वह आधी खुली है और आधी बंद है, ठीक है। तो ये इस कारण से इसको सब है ना, वो जो आपका पुरोहित बोल दिया। फिर इसके बाल बहुत ज्यादा अच्छे से है ना, वो पूरे पूरे संवारे हुए हैं, ऐसे नहीं है। बाकी जितनी भी मूर्तियां मिलती है उसके अंदर इतने सुंदर बाल कहीं पर भी देखने को मिलते नहीं है। फिर उस जमाने के अंदर जिस प्रकार से किंग जो एक क्राउन पहनता था, तो इसने क्राउन भी पहना हुआ है। फिर इसने अपने ऊपर एक शॉल भी ओढ़ी हुई है, और शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है पूरा का पूरा। अब देखिए आपके प्री के अंदर या मेंस के अंदर सीधा सीधा सवाल आता है कि एम्ब्रॉयडरी का वर्क सबसे पहले मौर्य काल के अंदर आरंभ हुआ। अब हमने मौर्य काल के अंदर तो कहीं पर भी एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ा नहीं, या फिर आपके साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी का कार्य जो है वह सब गुप्त काल में या मौर्य काल में कहीं पर भी आरंभ हुआ। तब आदमी कहता है कि ऐसा तैयार ना तो हमने कहीं किसी भी बुक में पढ़ा, ना हमें कभी किसी ने बताया। तो वहां पर इस परिस्थिति में आपको अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से भगाने पड़ते हैं, बस इतना सही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है जिसने एक शॉल पहनी हुई है, और इस शॉल के ऊपर कशीदाकारी या एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही लोगों को हमारे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क करना आता था। इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट आया है कि मौर्य काल में या फिर गुप्ता पीरियड के अंदर सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडरी काम स्टार्ट हुआ, नहीं, वो गलत है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। एक बार अपन देख लेते हैं। यह शैल खड़ी पत्थर से निर्मित है, इसको हिंदी के अंदर शैल खड़ी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इसको स्टेटाइट स्टोन बोलते हैं। यह ध्यान की अवस्था में है, मेडिटेशन फॉर्म के अंदर है। इसने एक शॉल पहनी हुई है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। ये इसकी हाइट देखो, डायमेंशंस तो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चलता है। ये केवल हम लोग यहाँ पर इसलिए लिखते हैं कि आपको एक अनुमान हो कि ये लगभग कितनी है, तो है ना 17.5 सेंटीमीटर की है। तो आप अपने हिसाब से स्केल से अनुमान लगा सकते हो कितनी बड़ी यह हो सकती है, केवल इसलिए लिखते हैं, वरना ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई। इसकी हम लोग थोड़ी देर बाद में एक मूर्ति भी देखेंगे। फिर यहां से एक ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है, विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा है ना, वो जो अनाज वगैरह रखने का पूरा एक वो जो है ना गोदाम भी, आपको गोदाम भी मिलता है। फिर यहां से एक महाविद्यालय के एविडेंस भी मिलते हैं। महाविद्यालय, इसको हम लोग कॉलेज भी बोल सकते हैं या फिर है ना स्कूल भी बोल सकते हैं। यहां से एक ऐसी बिल्डिंग मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। तो इससे हमारा अनुमान है कि यह उस जमाने के अंदर कोई असेंबली हॉल रहा होगा, या फिर उस जमाने के अंदर कोई भी कॉलेज या स्कूल वगैरह रही होगी। तो इस प्रकार की एक बड़ी बिल्डिंग जो है वह भी यहां से मिलती है। फिर यहां से कॉटन के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि है ना सबसे पहले कपास की खेती इंडिया में ही आरंभ हुई थी। यह फैक्ट आप अपने दिमाग में बिठा दीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कपास की खेती भारत में आरंभ हुई, और उसमें भी मोहनजोदड़ो से तो हमें कॉटन के एविडेंस ही मिलते हैं। अब वही वाली बात है जो हमने लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि 4,500 साल से या फिर 4,000 साल से जो कपड़ा जमीन के नीचे दबा हुआ है वह अब कैसे मिलता है।
तो जो मैंने आपको जैसा कहा था पहले भी कि यहाँ पर एक्सकेवेशन नहीं या फिर खुदाई का मतलब ऐसा नहीं है जेसीबी लेके या फावड़ा लेके जाते हैं फटाफट खोद के चीजें निकाल देते हैं। सारा काम बहुत धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी चीजों के सैंपल उठाते हैं और वो सैंपल जब लैब में टेस्ट होते हैं तब जाके पता लगता है कि अच्छा यह मिट्टी बनने से पहले या फिर यह जिस स्थिति में वर्तमान में है उससे पहले यह कॉटन था या फिर लकड़ी थी। तो ये सारी सारी चीजें पता लगती है। फिर यहां से ये देखिए प्रीस्ट किंग की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे हो गई है। तो ये आपकी देख लीजिए, ये जो प्रीस्ट किंग कि यह ध्यान की अवस्था में है, मेडिटेशन फॉर्म के अंदर है, आप देख सकते हो। इसकी बियर्ड देख लीजिए आप, इसकी कहना दाढ़ी बहुत ज्यादा कंघी से संवारी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। फिर यहां पर ये देखिए आप, ऊपर इसने ये है ना, ये जो पूरा क्राउन टाइप से पहना हुआ है, तो ये ध्यान की अवस्था में है, इस कारण से तो इसका नाम रख दिया पुरोहित। और चूंकि ये क्राउन टाइप से बांधा हुआ है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं किंग, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिस्ट किंग, पुरोहित राजा। ये देखिए जो पीछे से ये बैंड आ रहा है और इसको इसने बांधा है, बीच में ये कोई भी एक मेटल की चीज है ऐसा उन्होंने सब है ना वो जो हम लोगों को बताया है। फिर इसको ऐसे यूं किसी पट्टी से बांध के पीछे से गांठ लगा दी गई है। फिर इसने शॉल पहनी हुई है नेहरू स्टाइल में। नेहरू जी की स्टाइल भी ऐसी ही थी, कुछ शॉल यूं पहनते थे, एक कंधा बाहर, है ना। राजीव गांधी जी भी ऐसे ही पहनते थे, वैसे राजीव गांधी जी ने इसको ज्यादा पॉपुलर किया था। खैर, तो ये देखिए इसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। आगे से तो कम दिख रहा है क्योंकि टूटा हुआ है एक, है ना, काफी हिस्सा, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं पूरा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का ये जो वर्क है। और क्या क्या मिलते हैं यहां से एक हाथी का कपाल खंड मिलता है। हाथी जो होता है एलिफेंट, उसकी पूरी की पूरी स्कल, पूरी पूरी खोपड़ी मिलती है यहां से, पूरी पूरी बड़ी। जबकि हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि एक दो जगह से हाथी के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हाथी का नॉलेज नहीं था या फिर वह लोग हाथी से फैमिलियर नहीं थे। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे यार, जब यहाँ से खोपड़ी मिलती है, एक आध जगह से हड्डियां भी मिलती है, फिर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तब हम कहेंगे कि देखिए कोई भी चीज यदि एक दो तीन जगह से मिलती है तो उसके आधार पर हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि उस जमाने के लोग जो है वो हाथी से फैमिलियर थे। हो सकता है कोई भी व्यक्ति कहीं साउथ में गया होगा या और कहीं गया होगा, ईस्ट में गया होगा, और वहां से उसने हाथी के कहीं से खोपड़ी या हड्डियां वड्डियां देखी होगी तो ऑर्नामेंट के रूप में लेकर आ गया होगा। पहले के जमाने के लोग जो है वो अपने घरों को सजाने के लिए जानवरों की हड्डियां, जानवरों की खाल, जानवरों के दांत, जानवरों के नाखून, इन सब का प्रयोग करते थे। लोग तो अब भी करना चाहते हैं पर अब सब कुछ इलीगल है, आपकी हंटिंग भी बैन है, इसलिए लोग करते नहीं है। फिर भी आप देखिए, है ना, राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग मतलब वो अपने पास रखते हैं जानवरों के दांत, हड्डियां वगैरह। आप कोई पुराना पैलेस विजिट कीजिए, ठीक है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो सब वो जो मरे हुए जानवरों का सिर और उनकी पूरी स्किन, उसके अंदर कुछ भूसा भूसा भर के दीवारों पर टांग देते हैं। तो वो हो सकता है उस जमाने के अंदर भी कोई हाथी कहीं से हाथी की खोपड़ी लेके आ गया होगा। चलिए अपने मुद्दे की बात करते हैं। अपने मुद्दे की बात यह है कि यहां से एक हाथी की क्या मिलती है, खोपड़ी मिलती है पूरी की पूरी। यहां से एक मेसोपोटामिया की मोहर भी मिलती है। यहां मोहर का मतलब करेंसी नहीं है, नहीं, यहां मोहर का ये जो मोहर का मतलब है सील मिलती है एक मेसोपोटामिया की। इससे यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, या हम लोग मेसोपोटामिया वालों से फैमिलियर थे और मेसोपोटामिया वाले भी हमसे फैमिलियर थे। इसी कारण से हमारे यहाँ से मेसोपोटामिया की सील मिलती है। थोड़ी देर बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोथल, तो वहां से है ना फारस पर्शिया की भी एक सील मिलती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोग उनके साथ फैमिलियर थे और वो भी हमारे साथ फैमिलियर थे। हमारे व्यापारी भी वहां पे जाते थे, हो सकता है उनके व्यापारी भी कभी कभार यहाँ पे आए हो, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक मेसोपोटामिया क्या मिलती है, मोहर मिलती है। इसके अलावा यहाँ से हाथी का एक दांत मिलता है, अरे सॉरी, हाथी का नहीं, घोड़े का एक दांत मिलता है। अब यह भी अपन ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि यह रेयर है। बाकी जैसे अभी भैंस, ये बैल है ना, ये जो है ना भेड़ बकरी, इन सब की हड्डियां तो हर जगह से ही मिलती है, इसलिए अपन उनके बारे में पढ़ते भी नहीं है क्योंकि वो तो एक कॉमन है, हर जगह से ही मिलती है। यूनिक के दांत मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपसे पूछा जाता है कि हाथी की खोपड़ी कहां से मिलती है या फिर घोड़े का दांत कहां से मिलता है, तो वह यहां से मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से। तो यहां से घोड़े का भी क्या मिलता है, दांत मिलता है। शैल नहीं होती है, शंख। तो शंख को काट कर एक यहां पर स्केल बनाई हुई मिलती है कि उस जमाने के अंदर कोई आर्टिस्ट होगा, उसने जो शैल जो है ना आपके वो है ना समुद्र से मिलती है, उसको काट कर उसका पूरा का पूरा पैमाना स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, आधे फीट का है वो लगभग, हालांकि टूटा फूटा है, लेकिन यह भी यहां से मिलता है।
शंख का स्केल या पैमाना मिलता है। फिर पशुपतिनाथ की मोहर, इसको हम लोग हाईलाइट करना भूल गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे कि यहां से एक ऐसी सील मिली है, एक ऐसी मोहर मिली है जिसको है ना पशुपतिनाथ की मोहर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है बीच में, ठीक है, और व्यक्ति के ऊपर जो है ना सिर है, तीनों तरफ सब लगाए हुए हैं। फिर है ना व्यक्ति ने अपने ऊपर सिर के अंदर एक क्राउन टाइप से पहना हुआ है और उसके अंदर खूब सारे अलग अलग पक्षियों के वो है ना वो आपके पंख लगाए हुए हैं पूरे के पूरे। और फिर इस व्यक्ति के चारों तरफ जानवर दिखाए हुए हैं। तो इस कारण से इसको है ना भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इसलिए सर जॉन मार्शल ने कहा कि यह आदि शिवा है, मीन्स यह है ना प्रोटो शिवा है। इस कारण से इनका नाम है पशुपतिनाथ की मोहर। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। पशुपतिनाथ की मोहर, इसके बाएं गैंडा और भैंसा है, दाईं और हाथी और एक चीता बाघ है, ठीक है। तो सामने दो ये है पूरे पूरे। इसकी एक बार मोहर देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस। यह है वो मोहर, ठीक है। यह तो ओरिजिनल है, इसमें आप देख सकते हो एक पार्ट इसका टूटा हुआ है पूरा का पूरा। तो यह बीच में व्यक्ति है, व्यक्ति को आप देख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरा पूरा क्राउन टाइप से पहना हुआ है और इसके अंदर अलग अलग जो है पक्षियों के वो क्या है पूरे पूरे पंख लगे हुए हैं। पहले के जमाने के लोग या अभी वर्तमान में भी आप देख लीजिए, आदिवासी लोग जो होते हैं वो जानवरों के पंख जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं पूरा पूरा ऑर्नामेंटेशन के लिए। तो ये है चारों तरफ। फिर आप देख लीजिए चारों तरफ जो है वो जानवर है, हाथी है, बाघ है, गैंडा है और भैंसा है पूरा पूरा। ये हो गया आपके। यह यहाँ पर इमेजिनेशन है कि यदि ये ओरिजिनल फॉर्म में होती, ये यदि टूटी हुई नहीं होती तो ये कैसे दिखती, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती। सामने देखिए दो आपके हिरण भी है, ये भी बताए हुए हैं। इसी कारण से इसको पशुपतिनाथ की मोहर बोलते हैं, सील ऑफ पशुपतिनाथ। सर जॉन मार्शल ने इसको है ना प्रोटो शिवा भी कहा है। आदि शिव, तो यह इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आपका मोहनजोदड़ो है वह ऑलमोस्ट है ना खत्म होने वाला है। एक और नोट आप यहाँ पर कीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड के एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को दफनाया नहीं गया है, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर उस जमाने के अंदर अंतिम संस्कार के लिए दाह प्रक्रिया जो होती है, दाह संस्कार का प्रचलन था, मीन्स जलाना। तो यहाँ पर लोग जो है वह है ना वो जो मृत व्यक्ति थे उनको जलाते थे, जैसा कि वर्तमान के अंदर सनातन धर्म में या हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वह अपने शवों को क्या ही करते हैं, सब जलाते हैं। तो यहाँ से कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फटाफट आप याद कर लीजिएगा क्या क्या मिलता है यहाँ से, याद तो है ना। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मिलता है यहाँ से ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है, एक बहुत बड़ा अन्नागार भी है ना मिलता है। यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। यहाँ से यह जो है पशुपतिनाथ की मोहर है वो है ना वो भी मिलती है। घोड़े का दांत मिलता है, हाथी का कपाल है ना, हाथी का कपाल खंड मिलता है। इसके अलावा यहाँ से, ठीक है, ये जो मेन चीजें हैं, स्केल वगैरह तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोथल। अब हम लोग बात करेंगे लोथल की। लोथल इंडिया में स्थित है, इंडिया के अंदर गुजरात में है, ठीक है। और यह भोगवा नामक एक कोई नदी है उसी किनारे पर स्थित है। लोथल की जब अपन बात करते हैं लिखने के लिए, तो लोथल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह उस जमाने के अंदर एक व्यापारिक नगरी था, ठीक है, कमर्शियल सिटी थी पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि यहां से गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का मतलब होता है छोटा बंदरगाह। तो यहाँ पर एक छोटा बंदरगाह या छोटा पोर्ट था, उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ा था। ये तो हम लोग जब वर्तमान में तुलना करते हैं तब कहते हैं अच्छा छोटा सा पोर्ट है, छोटा सा बंदरगाह है, लेकिन उस जमाने के अनुसार तो काफी ये है ना बड़ा था। तो यहाँ से वो जो पूरा गोदीवाड़ा मिलता है, गोदीवाड़ा के पास के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हॉल के भी एविडेंस मिलते हैं। इससे हमारा अनुमान है कि विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार तो डेफिनेटली होता ही था, लेकिन जो भी वस्तुएं आती थी वो यहाँ पर बड़े बड़े जो भी हॉल बने हुए हैं उसके अंदर स्टोरेज करते थे। फिर व्यापारी आते थे, अपनी चीजें बेचते थे, नई चीजें यहाँ से खरीदते थे, फिर ये वापस वो खरीद के वापस लेके है ना वो जो जाते थे। यहां से बाजरा और चावल के एविडेंस मिलते हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बाजरा और चावल के एविडेंस केवल और केवल लोथल से मिलते हैं, बाकी कहीं से नहीं। इसका मतलब उनका जो है ना प्रमुख अनाज जो था वो जौ और गेहूं था।
वो लोग चावल से और बाजरा से इतने फेमिलियर नहीं थे। तो ये चीज थोड़ी सी यूनिक है। यहाँ से आपको और भी मैं बता दूं, यहाँ से एक है ना पर्शिया की मोहर भी मिलती है। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती है। मृण मूर्तियों का मतलब होता है टेराकोटा, ठीक है। मिट्टी जो होती है, मिट्टी को गीला करके उसके बाद में आपको जो भी उसकी आपको घोड़ा, ऊंट, हाथी कुछ भी बनाना है वो सब बना देते हैं। उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर पकाते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं टेराकोटा फिगर्स या फिर मृण मूर्तियां। आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्या कुछ लोगों ने बचपन में बनाई होगी कभी। वर्तमान में ट्रेंड ही खत्म हो गया, वरना पहले तो गाँवों में, शहरों में बच्चे खूब ज्यादा बनाते थे। आजकल तो हर कोई चलो है ना टॉय मार्केट चलते हैं, टॉय खरीद के लेके आते हैं, फिर वो प्लास्टिक के टॉय वॉय लेके आते हैं, उनसे दो या 4 दिन खेल खिला के तोड़ ताड़ के बात ही खत्म कर देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो चलिए यहाँ से ऐसी ये जो कुछ एविडेंस मिलते हैं एक बार अपन फटाफट देख लेते हैं। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, या इनको SR राव भी बोलते हैं। एक ही व्यक्ति है ये ना, रंगनाथ राव या SR राव। स्थिति गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर भोगवा। यह एक कमर्शियल सिटी था, यहां से एक डॉकयार्ड मिलता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक हमें जितनी भी कृतियां मिली है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी यही है। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी यही है, ये जो डॉकयार्ड है। और डॉकयार्ड के अलावा सेकंड नंबर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा के अंदर 12 अन्नागार, 12 ग्रेनरीज, ठीक है। तो ये सबसे जो है बड़ी है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वह अन्नागार है हड़प्पा के। क्या क्या मिलता है यहां से? चावल व बाजरा के साक्ष्य है, ये बात हो गई हमारे। एविडेंस ऑफ राइस एंड बाजरा, पर्ल मिलेट। फारस की मोहर मिलती है यहां से, है ना। पर्शिया की एक मोहर मिलती है, सील मिलती है, जो गोलाकार है और बटन नुमा है। बिल्कुल आप अपने शर्ट को, या फिर यहाँ पे ये देख लीजिए जिस प्रकार से राउंड शेप में है, बटन है, बिल्कुल वैसे यह जो है वह भी बटन है। बस इस टाइप से बनी हुई है पूरी पूरी। घोड़े की मृण मूर्तियां, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्सेस या स्कल्पचर। दो यहां से जो है ना, क्या बोलेंगे उनको, चक्की के है ना पाटे मिलते हैं। चक्की होती है आटा चक्की। आटा चक्की के अंदर देखिए आजकल तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, वरना पहले के जमाने में आप चक्कियां देखो सिंपल सा होता था। एक है ना गोल पत्थर सब है ना वो होता था, उसके बीच में कील लगी हुई होती थी, उसके ऊपर दूसरा एक राउंड पत्थर होता था। जब वो पत्थर आपस में घूमते थे तो सब गेहूं का क्या ही बन जाता था, आटा बन जाता था। तो ये इस प्रकार के दो यहाँ से जो है ना वो जो पाटे भी मिले हैं, चक्की के पाटे, वो भी यहाँ से मिलते हैं। फिर चूंकि मैंने कहा कि ये गोदीवाड़ा था, यहाँ पर डॉकयार्ड था, तो यहाँ पे शिप भी बनते थे, बाहर से शिप आते भी थे, शिप जाते भी थे। थोड़ी देर बाद में अपन पढ़ेंगे एक सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत अच्छे सेलर्स थे, बहुत अच्छे नाविक थे। इस कारण से, और उसके एविडेंस भी है हमारे पास, इस कारण यहाँ लोथल से हम लोगों को बोट्स जो है उनके मॉडल मिले हैं, नावों के, ठीक है। नावें तो उन लोगों ने बनाई होगी, डेफिनेटली बनाई क्या होगी, क्या बनाते ही थे, लेकिन वो नावें तो सारी सारी नष्ट हो गई। लेकिन उनके जो मॉडल है वो है ना अभी भी है, और वो यहां से मिलते हैं पूरे के पूरे नावों के मॉडल। फिर यहां से एक और चीज है, मनके बनाने का कारखाना मिलता है। अब आप कहोगे मनके क्या होते हैं? एक्चुअली महिलाएं जो ज्वेलरी पहनती है उसके अंदर वो आगे पीछे कहीं न कहीं या फिर बीच में जो ये छोटे छोटे मोती जो होते हैं, ठीक है, इनका जो यूज करते हैं, ये बस उनको ही मनके बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इनको बीड्स बोलते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बाद में जब क्लास खत्म हो, आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस मतलब ये जो क्लास ले रहे हो, तब वैसे तो आप अपने लेवल पर अच्छा ही करते होंगे, लेकिन फिर भी पास में एक रफ कॉपी भी रखिया कि मतलब वो जो रखा कीजिए। आपको जैसे कि लगता है कुछ भी सब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं बीट्स क्या होते हैं या फिर मन के क्या होते हैं, बाद में, क्योंकि जब आपको चीजें समझ में नहीं आती तो उनको याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लिख दीजिए साइड में बीट्स क्या होता है, और जब क्लास खत्म हो उसके बाद में आप आराम से लिखो, है ना, गूगल के ऊपर, गूगल देवता से पूछो क्या होता है बीट्स, वो तो आती है, आपको इमेज बता देगा, फोटो बता देगा, ये होती है बीट्स। तो उससे आपको चीजें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो आपको इस प्रकार की मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहां तक पॉसिबल हो आप मतलब है ना वो गूगल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है इन चीजों के फोटो देखने का प्रयास करें, ताकि वो जो है ना आपकी पिक्चर थ्योरी होती है उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो हम लोग यहाँ पर दिखाते ही है, फिर भी आप हर चीज को देखने का प्रयास करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ।
ये केवल फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से भला होने वाला नहीं है, आपको भला करने के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहाँ की लोथल की एक और विशेषता है, हम जब थोड़ी देर बाद में या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी, उनका नगर नियोजन कैसा था, जब हम लोग यह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो चेस बोर्ड की तरह बसे हुए थे। चेस बोर्ड होता है ना, शतरंज का बोर्ड तो देखा हुआ है आपके, बिल्कुल वैसे चौकोर। यहाँ पे रब बनाया मैंने फटाफट, तो वो जो है बिल्कुल चेस बोर्ड की तर्ज पर बसे हुए थे। और किसी भी घर का जो दरवाजा है वो मेन गेट पर नहीं खुलता था, अरे सॉरी मेन रोड पर नहीं खुलता था। सारे के सारे दरवाजे जो वो है सब गलियों के अंदर खुलते थे। एक मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, मेन रोड से सटी हुई गलियां होती थी, उन गलियों के अंदर सब सारे के सारे घरों के दरवाजे खुलते थे। उस जमाने में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, शायद तक जहां तक हमारा अनुमान है क्राइम भी नहीं था, ठीक है, व्हीकल्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग इतने मैच्योर थे कि साहब घरों के दरवाजे उन्होंने कहा कि गलियों के अंदर खोलो, ताकि क्या होता है एक बच्चा भागा भागा एकदम यदि निकल भी जाए बाहर तो सब कोई भी डर नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं सब आजकल शहरों के अंदर तो कल्चर आ गया है कि लोग अपने घरों का दरवाजा ही बंद करके रखते हैं, इसलिए बच्चे जाते नहीं है बाहर। वरना छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में आप देखो बच्चा इस स्पीड से निकलता है घर से बाहर एकदम से कि यदि बाहर कोई साइकिल वाला या बाइक वाला आ रहा होता है सीधा उससे भिड़ जाता है, तो फिर दोनों को ही नुकसान होता है ना, बच्चे को भी चोट लगती है, आगे वाले आदमी को भी लोग डांटते हैं, बाइक वाले को भी, जबकि लोगों को सबको पता होता है कि बेचारे बाइक वाले गलती नहीं थी। खैर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सभी घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, साइड की गलियों में खुलते थे। एक्सेप्शन बस सब है ना, अपवाद वो है लोथल। हालांकि लोथल में भी केवल एक घर है जिसका जो गेट है वो मेन रोड पे खुल रहा है, वो भी केवल एक है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो उस जमाने में कोई व्यापारी रहा होगा और शायद तो उसने अपनी सहूलियत के अनुसार जो है वो अपना जो घर का दरवाजा है वो मेन रोड पे खोल दिया, ताकि कोई भी आते जाते व्यक्ति से बात कर ले, डीलिंग कर ले, कुछ भी कर ले। तो यह भी लोथल की एक क्या है विशेषता है। ये डॉकयार्ड है, ये तो उसका है ना वो जो ओरिजिनल है, हालांकि काफी हद तक सट गया है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है, पर ना वैसे इतना छोटा भी नहीं है। ये तो कुछ हिस्सा है जहां पर बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, इस कारण से ऐसा है, वरना ये आगे की तरफ और है इस तरफ जाके। और ये ऐसे बनाया हुआ है इमेजिनेशन करके कि ये यहां से एक नदी जा रही है, भोगवा नदी है पूरी, ठीक है। फिर इसका एक रूट अंदर की तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ आके आप देख लीजिए यहां से अंदर एंटर हो रहा है, और अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा जो है वो आपका डॉकयार्ड है। नाव ऐसे अंदर आते होंगे यहां से अंदर एंटर करके, और यहाँ ये पूरी पूरी नावों की जो है वो पार्किंग है। नाव या जहाज जो भी आते थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे, और उसके पास में आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो है मतलब है ना वो जो स्टोर हाउस बने हुए हैं जहां पर लोग चीजों को स्टोर करते थे। तो यह डॉकयार्ड कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। उत्खनन किसने किया यहाँ पर? एसआर राव ने किया था। और यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? सब बाजरा, चावल के साक्ष्य, मनके बनाने की एक फैक्ट्री मिलती है, घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। चलो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वह है धौलावीरा। तो अब हम लोग जाएंगे धौलावीरा घूमने के लिए। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषताएं तो शायद तक मैंने एक क्लास के अंदर बताया भी था कि जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स थी वो सब जो अधिकतर है वो है ना पाकिस्तान में चली गई। इंडिया के पास मात्र 2 थी। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चिंता व्यक्त की, और वाजिब भी थी। जब चिंता व्यक्त की तो उसके बाद में कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो कहते हैं इंडिया के अंदर 1000 के आसपास है ना स्थल मिले, और कहा भगवान ने कि लो करो साहब उत्खनन, कितना कर सकते हो। तो फिर एएसआई इनका साहब इतनी भी हिम्मत नहीं है, हमें तो कुछ थोड़े बहुत दे दिए होते तो उनकी कर लेते। खैर कुछ नहीं, अब आपने दिए हैं तो देखेंगे, देखिए फ्यूचर में कभी भी करते रहेंगे। तो ऐसी कौन सी एक साइट है जहां पर सबसे लेटेस्ट उत्खनन का कार्य हुआ है जो बुक्स के अंदर है ना, तो वह है धौलावीरा। 1990 के आसपास 1990 और 1995 के बीच में जो इसका उत्खनन किया गया था, और बड़े स्थल पर इसका उत्खनन भी हुआ है। हालांकि इसका उत्खनन अभी तक पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था आरएस बिस्ट, अर्थात रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है। यह यूपी के रहने वाले थे और ये बहुत ही अच्छे एक्सकेवेटर माने जाते थे उस जमाने के अंदर। और सब उन्होंने ही अपने खुद के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी ली। इन्होंने कहा कि यहाँ पर गुजरात के अंदर एक कोई साइट है जिसका नाम है धौलावीरा,
ये गुजराती के अंदर या फिर राजस्थानी भाषा के अंदर धौला का मतलब ही होता है सफेद। तो यहाँ पे सफेद सफेद थोड़ा रंग कुछ ज्यादा था, इसलिए इसका नाम शायद धौलावीरा था। तो इस बात पर रविंद्र सिंह बिष्ट वहां गए और उन्होंने वहां पर उत्खनन का कार्य आरंभ किया। जब उन्होंने वहां पर उत्खनन किया तो उन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी सामान्यतः जितने भी स्थल है वह कोई न कोई नदी के किनारे पर स्थित है या फिर बिल्कुल नदी के थोड़ा सा पास में स्थित है, लेकिन धौलावीरा के आसपास से कोई भी नदी के ऐसे एविडेंस मिलते नहीं है। हालांकि कोई बाद में पता चला कि यहाँ से पहले कोई एक सहायक नदी जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं वो कोई निकलती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने यह है ना स्थिति को क्लियर किया और कहा नहीं, ये लोग है ना नदी के ऊपर निर्भर नहीं थे, ये सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो सब यहां से क्या ही मिलते हैं, 16 जलाशय मिलते हैं, ठीक है, वाटर रिजर्वेयर। मतलब ये लोग जो भी बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करते थे, इकट्ठा और इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करते थे कि उसको सब है ना पानी को पीते तो थे ही और अपने दैनिक कार्य भी करते थे उनसे, लेकिन इसके अलावा शायद तक इस पानी का प्रयोग वो लोग सिंचाई के रूप में भी करते थे, मतलब इरिगेशन के लिए। तो जो ये 16 टैंक मिले हैं, वाटर रिजर्वेयर मिले हैं, या जिनको हम लोग ये भी कह सकते हैं 16 जलाशय मिलते हैं, यह इसमें से कई तो ना काफी बड़े बड़े हैं वो उस जमाने के अनुसार। फिर आर.एस. बिष्ट ने एक और स्थिति क्लियर की। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वह 2 भागों में बटे हुए हैं, ए और बी, है ना, पूर्वी और पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो ईस्ट पार्ट या वेस्ट पार्ट मतलब है ना वो भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये धौलावीरा जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्व में है, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब है ना वो गैप है, मतलब वहां पे कोई भी इमारत वगैरह, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह, किसी चीज के एविडेंस मिलते नहीं है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हो तो आपको लगता है एक और पार्ट है, फिर उसके बाद में वापस आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको लगता है वापस कोई भी एविडेंस नहीं है साहब, और उसके बाद वापस एक पार्ट है। तो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, यह इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो धौलावीरा से मैंने आपको कहा एक तो 16 जलाशय मिलते हैं, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां से एक है ना स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, यहां से एक स्टेडियम के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। वो स्टेडियम बिल्कुल वैसा स्टेडियम है जैसे वर्तमान में स्टेडियम होते हैं, बिल्कुल गोल स्टेडियम। आप लोगों को सबके देखे हुए होंगे, रियल में नहीं भी देखा होगा कम से कम टीवी पे सबके देखा हुआ होता है, बिल्कुल गोल, और वही सीटिंग अरेंजमेंट वैसे के वैसे, और वही एंट्री का सिस्टम भी बिल्कुल वैसे। आप आए नीचे से, उसके बाद में आपकी जहां कहीं पे भी सीट है वहां आप ऊपर की तरफ चढ़ो और वहां पे जाके आप बैठ जाओ। तो ये मिलते हैं। सबसे मेन चीज है कि यहां से एक साइन बोर्ड मिलता है और वो भी पॉलिश्ड है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पॉलिश का ज्ञान था, उनको पॉलिश करनी आती थी पत्थरों के ऊपर। तो यह जो पॉलिश साइन बोर्ड है वह भी यहां से मिलता है। और यहाँ पे सब अब आप कहोगे स्पोर्ट्स कौन कौन से होते थे, तो देखो उनका फेवरेट गेम तो था वो तो था चेस। पर डेफिनेटली स्टेडियम के अंदर बैठकर तो चेस कोई नहीं भी खेलता होगा, या फिर खेलते भी होंगे तो भी कुछ है ना वो जो लिमिटेड लोग वो गाते होंगे। इसके अलावा इनके जो है ना मेन गेम था वो था मुर्गों की लड़ाइयां करवाना। लोग अपने अपने मुर्गे लेकर आते थे, उसके बाद में मुर्गों को मैदान में छोड़ते थे और वो मुर्गे आपस में लड़ते थे। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा, मुर्गे की लड़ाइयां मतलब क्या वाकई में लोग उस जमाने में साहब है ना मुर्गों से लड़ाइयां करवाते थे? तो आप तो उस जमाने की बातें छोड़िए, वर्तमान में भी लोग मुर्गों की लड़ाइयां करवाते हैं। मतलब है ना गांवों में तो अभी भी वो जो लोग है ना वो इनकी है ना भेड़ों की फाइट भी करवाते हैं, ऊंट दौड़ भी करवाते हैं, गुड़ दौड़ भी करवाते हैं, कंपटीशन होते हैं सारे सारे। तो मुर्गे की लड़ाई भी होती है। तो उस जमाने में मुर्गे आपस में लड़ते थे, और ये साइन बोर्ड जो है वो उसके है ना स्टेडियम के पास से मिला है। तो साइन बोर्ड के ऊपर वो लोग शायद तक उस जमाने में स्कोर लिखते होंगे कि साहब इस व्यक्ति के मतलब है ना मुर्गा जीत गया, इस व्यक्ति का मुर्गा जो क्या है हार गया। या फिर जैसे चेस के गेम होते थे उसके अंदर भी लिखते थे आज यह व्यक्ति जो वो क्या है विनर रहा है। अभी हम थोड़ी देर बाद में उसको चेस बोर्ड को देखेंगे, अरे सॉरी चेस बोर्ड को नहीं, वो जो साइन बोर्ड है उसको हम लोग देखेंगे भी सही। अब इसके बारे में कुछ बातें एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं, थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट कहां पर स्थित है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोई भी नदी नहीं है। कितने भागों में डिवाइड है ये? पूर्व, मध्य और पश्चिम, ईस्ट, मिडिल और वेस्ट हो गया पूरा पूरा। क्या क्या मिलते हैं यहां से? 16 जलाशय मिलते हैं, ठीक है, 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है ना वो जो वाटर रिजर्वेयर। स्टेडियम के एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस ऑफ स्टेडियम, और पॉलिश्ड साइन बोर्ड, सूचना पट बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर, सूचना पट जो पॉलिश युक्त है। आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए जिस बोर्ड का प्रयोग करते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना पट।
फिर इसकी एक और विशेषता, धौलावीरा कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। जहां से कर्क रेखा निकलती है उसके बिल्कुल ही ऊपर जो है आपके स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये। फिर नवीनतम उत्खनित स्थल, सबसे न्यूएस्ट एक्सकेवेटेड साइट है ये, इससे नई और कोई भी नहीं है। कई छोटे मोटे काम स्टार्ट तो किया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक बुक्स के अंदर कुछ भी आए नहीं है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा पूरा धौलावीरा। यह साइन बोर्ड है। हालांकि फोटो थोड़ा सा धुंधला भी है और इतना सारा वो जो इतनी ज्यादा पुरानी भी है यह, इस कारण से इसके अंदर स्थिति थोड़ी क्लियर नहीं है, वरना आप देख सकते हो ये पत्थर एक अलग ही है, ये पूरा पूरा पड़ा है वहां पे, है ना, रखा हुआ है। और ये उनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। ऊपर स्क्रिप्ट है और नीचे का स्पेस खुला है, यहाँ पर जो भी उनको लिखना होता था टेम्परेरी, वो शायद तक इसके ऊपर लिखते थे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चंदहुदड़ो की। चंदहुदड़ो जो है वो सिंध पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है। और इन यहाँ के जो उत्खनन करता थे वह थे एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार साहब जो थे वो एक ट्रेजडी किंग थे। कहते हैं कि डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी, कहते क्या है, फैक्ट है, हकीकत है। तो एक उत्खनन करता या फिर एक एक्सकेवेटर का कार्य क्या होता है कि उत्खनन करना, बाहर वो खड्डे वड्डे खोद के चीजों को ढूंढना, निकालना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब कुछ ही। तो कहते हैं एनजी मजूमदार साहब एक दिन बैठे बैठे वहां पर ऐसा ही कुछ कार्य कर रहे थे। पास में से डाकुओं की कोई टीम निकली। डाकुओं की टीम ने जब इनको वहां पर खड्डे खोदते हुए देखा तो डाकुओं को डाउट हुआ, क्योंकि उस जमाने के अंदर बैंक वगैरह ज्यादा होते नहीं थे, बैंकिंग पे लोग इतना ज्यादा भरोसा भी सब करते नहीं थे। तो डाकुओं को लगा कि यह व्यक्ति यहाँ पर या तो सोना छुपा रहा है या फिर सोना निकाल रहा है। तो वो डाकुओं ने इनको ऑब्जर्व किया। अभी उत्खनन का कार्य बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही ब्रश से करते रहते हैं। डाकुओं को धीरे धीरे धैर्य जवाब दे गया और डाकुओं का नेता यार एनजी मजूमदार साहब को पकड़ के मारी एक दो थप्पड़ का, फटाफट खोद यार, क्या ऐसे धीरे धीरे खड्डे खोद रहा है। एनजी मजूमदार ने कहा यार तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बताने वाले। तो फिर डाकुओं ने और पीटा और डाकुओं ने अपने किसी आदमी को बुलाया, कहा यहाँ पे खड्डा खोद फटाफट। तो सब फावड़े वावड़े लेके पड़े, फटाफट खड्डे खोदने लगे। एनजी मजूमदार साहब ने विरोध किया, अरे कर क्या रहे हो मूर्खों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है और यहाँ से ऐसे है ना बहुत सारी चीजें मिलेगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, ये वो पूरा पूरा ज्ञान दे। डाकुओं को ऐसी बातें कहाँ से समझ में आया जी। डाकुओं को और तू है ना, तू तो चुपचाप बता सोना कहाँ है। मजूमदार साहब ने कौन सा सोना यार, कि सोना बता तू। तो मजूमदार साहब ने कोई भी सोना नहीं है, तो जब यहाँ पे सोना है ही नहीं तो तू यहाँ पे खड्डे क्यों कहना खोद रहा है। तो मजूमदार साहब ने कहा यार मैंने आपको बताया ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी एक साइट है, ये वो करके। लेकिन साहब अब डाकुओं को ये बातें आई नहीं समझ में, और फाइनली डाकुओं ने जो है वो एनजी मजूमदार साहब की हत्या कर दी थी, मार मार के। तो ये एनजी मजूमदार साहब, इनकी हत्या वो है डाकुओं ने कर दी। यह एक औद्योगिक नगरी थी, एक है ना कमर्शियल सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना चंदहुदड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ से मनके बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां मिलती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज मिलती है मनके की। तो वो जो है ना इस कारण से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक और चीज है जो बहुत ही फनी है, आप लोग सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी एक बार तो, कि यहाँ पर है ना कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के क्या मिलते हैं, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अब आप कहोगे ये सब कैसे ना पता लगा। एक्चुअली क्या है कि वो लोग ईंटें बना रहे थे, ब्रिक्स, और जब ईंटें बना रहे थे, जब ईंटें गीली थी तो उसके ऊपर इनके फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसके अंदर बिल्ली आगे भाग रही है, ठीक है, और कुत्ता पीछे भाग रहा है। हम लोग जैसा कि वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे देखते हैं कि जब शेर हिरण के पीछे भागता है, जब टाइगर हिरण के पीछे भागता है, तब हिरण भागता तो रहता है लेकिन वो साथ ही साथ पीछे की तरफ भी थोड़ा थोड़ा देखता रहता है कि अभी कि टाइगर कितना दूर है। और जब उसको हिरण को लगता है कि अब तो टाइगर बिल्कुल उसके पास आ ही गया, अगले 1-2 सेकंड के अंदर उसको दबोच लेगा, तब वो हिरण जो है वो एकदम उसको चकमा देने के लिए यू टर्न मारता है। तो एक्चुअली टाइगर इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए टाइगर अब है ना ब्रेक तो लगाएगा, मतलब ऐसे वो आपके पंजे तो पूरे पूरे जमीन पे गाड़ देगा, लेकिन भी है ना फिर भी 2, 5 या 10 मीटर आगे तक चला ही जाता है, सॉरी 2 या 5 है ना फीट तक आगे चला जाता है, फिर वापस मुड़ के आता है, तब तक हिरन जो है वो काफी अच्छा खासा गैप ले लेता है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के एविडेंस मिलते हैं कि बिल्ली ने एकदम से यू टर्न मारा है और पीछे पीछे जो है वो आपका जो है कुत्ता, उसने भी पीछे से यू टर्न मारा है। इस प्रकार के यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। फिर यहाँ से सब लिपस्टिक के एविडेंस मिलते हैं कि उस जमाने में भी लिपस्टिक थी और महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। डेफिनेटली महिलाएं करती होगी ऐसा हमारा अनुमान है, हो सकता है पुरुष भी करते हो, पर इसकी संभावना थोड़ी कम है, फिर कुछ कह नहीं सकते। खैर, तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको, है ना फटाफट।
एनजी मजूमदार, इनकी हत्या किसने कर दी थी? डाकुओं ने कर दी थी। सिंध पाकिस्तान के अंदर है, ये एक औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिटी थी ये भी पूरी की पूरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। लोथल से एक कारखाना मिलता है और यहाँ से तो बहुत सारी फैक्ट्रीज मिलती है। लगातार एक रॉ के अंदर आमने सामने दोनों तरफ फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, और हर मतलब है ना फैक्ट्री से आपको क्या मिलते हैं? मनके, वो छोटे छोटे। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य और लिपस्टिक एविडेंस, और यहाँ से कार्नेलियन जो है बीड्स मिलते हैं। कार्नेलियन भी यदि आपको पता नहीं हो कि कार्नेलियन बीड्स कैसे होते हैं, तो एक बार गूगल से आप पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कार्नेलियन बीड्स कैसे होते हैं। लाल कलर के होते हैं, लाल तो नहीं होते हैं प्रॉपर, लेकिन रेड टाइप के से ही होते हैं, है ना, वो हल्के से वो रेड होते हैं। यदि आप कभी आगरा गए हो और आगरा के अंदर यदि आपने ताजमहल देखा हो तो आपको पता होगा कि ताजमहल के अंदर जो कार्नेलियन का यूज बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर किया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मुमताज महल का फेवरेट जो स्टोन था वो कार्नेलियन था। चलो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है वो सब गुजरात में स्थित है। अब अपने इंपोर्टेंट जितने भी स्थल थे वो सारे हो गए। ठीक है, अब वो एक एक वो जो है ना, वो क्या कहेंगे इनको, वन लाइनर है सारे के सारे। सुरकोटड़ा की बात करें तो गुजरात में स्थित है। यहां से किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े की हड्डियां मिलती है यहां से पूरी। तो ये सुरकोटड़ा है, या इसको सुरकोटड़ा या फिर सुरकोटड़ा बोलते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर लिखा हुआ जाए सुरकोटड़ा तो ये भी सही है, गुजरात में स्थित है यह। फिर हमने यहां पर नीचे नोट लगाकर लिखा है अलग से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट फेमिलियर विथ हॉर्स। अब आप कहोगे वही वाली बात कैसे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ही था कि एक दो जगह से यदि कोई भी चीज जैसी मिलती है तो उसके अंदर हम लोग यही कहेंगे वो इनसे फेमिलियर नहीं थे। जैसे कि एक वो एग्जांपल देता हूं मैं हमेशा कि साहब चलो है ना, माना जाए कि अपने यहाँ का कोई भी, राजस्थान का या इंडिया का कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चला जाए, ऑस्ट्रेलिया से है ना कंगारू की हड्डियां लेके आ जाए आते समय ही, यदि पॉसिबल हो, और फिर कालांतर में यहाँ पर जो भी होना है वो भी हो जाए। उसके बाद में कई सदियों बाद में जब यहाँ पर उत्खनन हो वापस और साहब पता चला कि जयपुर या फिर राजस्थान के किसी भी जगह से साहब कंगारू की हड्डियां मिली, तो फिर अपन ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि राजस्थान के लोग या फिर इंडिया के लोग कंगारू से परिचित थे। हाँ, आप लोग परिचित हो, टीवी के माध्यम से परिचित है, लेकिन हम लोगों में से अभी तक रियल आंखों से तो है ना शायद तक कंगारू कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। हो सकता है आप में से कोई कभी ऑस्ट्रेलिया गया और देख के आया और बात अलग है, वरना तो एक या दो एक जगह से हड्डियों में वो जो हड्डियां मिलने के कारण हम नहीं कहेंगे कि वह इससे परिचित थे। अब जैसे साहब इंडिया के अंदर है ना चीता नहीं है, लेकिन यदि कहीं से कोई चीते की हड्डियां मिल जाए तो उसके आधार पर यही कहेंगे हो सकता है कोई भी व्यक्ति बाहर गया और वहां से लेके आए, तो वो सेम बात यहाँ पर है। तो है ना सुरकोटड़ा। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स है, वो आप लोग देख लो एक बार फटाफट, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे सारे के सारे। हो जाएंगे याद, हो ही जाएंगे, इसमें तो क्या है। एक जगह है जिसका नाम है कुनाल। ठीक है, कुनाल पड़ता है आपके हरियाणा के अंदर। यहां से क्या क्या मिलता है? दो चीजें मिलती है जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो चांदी के 2 मुकुट, सिल्वर क्राउन। इससे यह तो पता चलता है ना, चांदी के मुकुट मिलते हैं, इसका मतलब उस जमाने के अंदर किंग वाला कॉन्सेप्ट तो रहा होगा, वरना मुकुट कौन पहनता है? जो पहले के जमाने में राजा होते थे या फिर जो भी लीडर होता था, ठीक है, वो सब अपने है ना सिर के ऊपर क्राउन पहनता था, क्योंकि उस जमाने में टीवी इंटरनेट तो होते नहीं थे। तो एक कोई भी व्यक्ति इधर से उधर मूव कर रहा है, कहीं पर भी गांव में जा रहा है, गांव वाले कैसे पहचानेंगे कि ये सब राजा है? तो वो केवल उसकी ड्रेसिंग से ही पहचानते थे। तो इसलिए जो उस जमाने किंग जो होते थे या फिर जो भी लीडर होते थे वो अपने सिर के ऊपर भी क्राउन पहनते थे, ताकि सब लोगों को देखते ही पता लग जाएगा अच्छा यह व्यक्ति जो वो क्या है, राजा है। तो उस जमाने में के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा, इसलिए कुनाल हरियाणा से 2 चांदी के मुकुट मिलते हैं। इसके अलावा मिलती है यहाँ से लापिस लाजुली। लापिस लाजुली भी एक प्रकार का सेमी प्रीसियस स्टोन होता है, नीलम के जैसा, ब्लू कलर का होता है ना, सेमी ब्लू होता है, तो वो यहां से मिलता है। स्टोन है, एक प्रकार का पत्थर है बस, लापिस लाजुली, वो आप याद रखना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं दैमाबाद या दायमाबाद की, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से कांस्य के 4 रथ मिलते हैं, 4 ब्रॉन्ज चैरियट
या ऑब्जेक्ट, मेटल चैरियट, कुछ भी बोल दो। तो कांसे के या धातु के चार क्या मिलते हैं, रथ मिलते हैं। उसमें से एक रथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे बकायदा वो है ना, पहिए वहिए लगे हुए हैं। बाकी वाले 3 जो रथ है उनके नीचे पहियों का अभाव है, लेकिन स्पेस दिया हुआ है पहियों के लिए, मतलब पहिए थे। तो ये तो बहुत ही कोई है ना भला व्यक्ति था दैमाबाद के अंदर। एक कोई किसान था बेचारा, वो अपनी जमीन खोद रहा था, मतलब है ना, वो जो पहले उसने ट्रैक्टर से कुछ न कुछ की, सब जुताई वगैरह है ना ट्रैक्टर से या हल से, उसके बाद में वो फावड़े से जब वहां पे कुछ है ना खड्डा वड्डा खोद रहा था, तब उसको वहां पे नीचे ये रथ मिले थे। इनके अभी हम लोग थोड़ी देर बाद फोटोज भी देखेंगे। तो वो इतना बेचारा भला था किसान कि वो उनको है ना, वो जो रथ थे उनको अब एक कोई है ना अपने कोई बैग वैग में डाला और गांव के मास्टर जी के पास गए। मास्टर जी भी ईमानदार थे, हालांकि उनको बीच में 1-2 व्यक्ति ऐसे भी मिले, उन्होंने क्या करे, बेवकूफ ये बहुत ही पुराने हैं और तो यदि इसको है ना जो मार्केट में बेचेगा तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए आएंगे। तो उसके बाद में वो बेचारा किसान जो है वो इनको लेकर कोई और किसी के पास है ना पास भी गया। तब उन्होंने कहा भाई ये है तो पुराने, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये है ना प्रॉपर्टी है। तो उस किसान ने आराम से वो जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार को जो ये है ना रथ है ना गिफ्ट में दे दिए थे, उसकी फोटो देखेंगे अभी। तो ये दैमाबाद से मिलते हैं, ठीक है। और ये इसका सवाल तो पक्का ही आता है हर बार। रोजदी से हाथी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हाथी की वहां से हड्डियां मिलती है, इसलिए कहते हैं कि ये हाथी के साक्ष्य रोजदी से मिलते हैं। लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हाथी का ज्ञान नहीं था, यह हम लोग लिखेंगे, क्यों केवल एक जगह से ही मिलते हैं, है ना। ग्राफिटी भी मिलती है। अब आप कहोगे ये ग्राफिटी क्या होती है? ये कुछ लोग जो है ना ये फोर्ट और स्कूलों और दीवारों के ऊपर जो ये पेंटिंग नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे यूं है ना कुछ भी लिख लेते हैं, उसको है ना ग्राफिटी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो यूं कहीं पर भी सुनसान दीवार देखकर पहले तो एक है ना दिल बनाएंगे, ठीक है, फिर एक तरफ किसी का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ भी किसी का नाम लिखेंगे और फिर उस है ना दिल के अंदर से एक तीर निकाल देंगे चीरता हुआ। बस यही ग्राफिटी है। यदि आप इसको खोद कर या खड्डा वड्डा खोद के या ऐसे कुछ करते हो तो वो पूरा ग्राफिटी है। यूरोप के लोगों को ग्राफिटी का बहुत ज्यादा शौक है, अपने यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, पर अपने यहाँ पे वही करते हैं लिमिटेड, ये तीर वाले दिल वाले, कोई ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते नहीं है वैसे। तो खैर, तो रोज से ग्राफिटी के साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर आती है बात है ना रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में स्थित है और रोपड़ या रूपनगर भी बोलते हैं इसको, तो पंजाब में स्थित है। यहां से क्या एविडेंस मिलते हैं? यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है कि साहब यहाँ पर एक आदमी और एक कुत्ता, उन दोनों को साथ में दफनाया हुआ है। अब आपको अनुमान लगाना है कि ऐसा कैसे, मतलब कैसे किया इन्होंने ऐसे। तो साहब कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है कि मालिक और कुत्ता दोनों कहीं पर साथ में लड़ते हुए मारे गए हो और सब इस बात पर हो सकता है दोनों को साथ में है ना दफना दिया हो, ये भी हो सकता है। फिर आमरी, ये सिंध पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और यहां से गैंडे के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस ऑफ जो है ना राइनो। ये आप याद रखिएगा। इसका जब आप 1-2 बार लगातार रिवीजन करोगे तब आपको ये चीजें याद होगी। आप में से जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको यूं मतलब है ना पहली बार जब ये चीजें पढ़ते हैं ना तब एक बार तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो ही जाता है। आदमी को लगता है यार कहाँ से क्या क्या मिल रहा है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यस, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और ये तो अपन बार-बार, और आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब अपन इसको 2 या 4 बार लगातार पढ़ेंगे ना तभी चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी बहुत ही इजीली। चलिए, तो इसके साथ ही अपन लास्ट स्लाइड देखते हैं। ये वो कांस्य के 4 रथ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है जिसके अंदर आगे घोड़े हैं, देख रहे हैं आप, फिर लंबी सी डंडी है। हम लोग जबकि हमारे यहाँ पर जैसे भी रथ देखते हैं उसके अंदर यह वाली वो जो है ना डंडी इतनी लंबी होती नहीं है, पर यहाँ पे लंबी सी डंडी है और ये पीछे रथ है, उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए भैंस और ये पूरा गंडा, ये देखिए इनके नीचे ये जो है ना पहिए नुमा तो है, लेकिन ये चलते नहीं है, घूमते नहीं है, जबकि उसके अंदर राउंड है वो पूरे घूमते हैं। यहाँ पर वापस गंडा आ गया और यहाँ पे ये आपका वापस हाथी आ गया और वो आप देख सकते हैं इसके नीचे तो जो पहिए भी नहीं है। तो ये यहाँ से मिलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे जो है अपन कंटिन्यू करेंगे कल से या फिर नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। चलिए, है ना, थैंक यू, नमस्कार।